हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम विज्ञान की कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका का पाठ 12 घर्षण करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। नीचे दिए गए चित्र में यह बताइए कि कौन सा बल किस ओर लग रहा है। शारीरिक बल और घर्षण बल के ऑप्शन दे रखे हैं। ये देखिए, ये एक डिब्बा है और इसको इस तरह से सरकाते हैं तो हमारा पेशीय बल लगता है, यानी शारीरिक बल लगता है। तो शारीरिक बल दाएं से बाईं ओर लग रहा है और घर्षण बल इसके उल्टा लगता है। जिस तरफ बल लगाया जाता है उसके उल्टी तरफ लगता है, तो घर्षण बल बाईं से दाईं ओर लग रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, आप अपने आसपास के दैनिक जीवन में कुछ ऐसी सतहों के नाम लिखो जो बहुत चिकने और जिस पर फिसलने का डर रहता है। जिस फर्श पर काई लगी होती है या सड़कों पर काई लगी होती है, रास्ते में काई लगी होती है, वहाँ पर फिसलने का डर रहता है और चलना बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि वो जगह बहुत चिकनी होती है। कीचड़ में भी चलना हार्ड होता है और वो बहुत चिकनी होती है। टाइलें और साबुन के पानी वाला फर्श, जिस फर्श पर साबुन का पानी या सर्फ का पानी बिखरा होता है, जैसे कपड़े धोते हैं तब, तो उस पर भी चलना आसान नहीं होता है। वे भी बहुत चिकने हो जाते हैं और उन पर भी फिसलने का डर रहता है। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी तरफ से अगर आपको कुछ याद है तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, घर्षण चलने वाली वस्तु की सतह तथा संपर्क में आने वाली सतह दोनों पर निर्भर करती है। नीचे बने चित्रों में ऊपर वाला पृष्ठ वस्तु का है और नीचे वाला पृष्ठ संपर्क में आने वाले फर्श का है। हर एक के लिए यह बताएं कि किस में घर्षण कम या अधिक होगा। मान लीजिए ये फर्श है और इस पर कोई वस्तु ऐसे इस तरफ चल रही है, तो घर्षण जो है वो चलने वाली वस्तु की सतह, मतलब वो चलने वाली वस्तु खुरदरी है या चिकनी है, और ये संपर्क में आने वाली जगह जैसे ये फर्श है, तो इन दोनों पर निर्भर करता है घर्षण बल। तो यहाँ पर देखिए, ये सतह है चलने वाली और ये फर्श है, तो ये दोनों ही चिकने हैं, तो इनमें सबसे कम घर्षण लगेगा, क्योंकि हमें लिखना है कि किस में घर्षण कम और किस में अधिक लगेगा। यहाँ पर देखिए, चलने वाली सतह तो ये उबड़ खाबड़ है और जिस पर चला जा रहा है वो भी उबड़ खाबड़ है, तो इसमें इससे ज़्यादा लगेगा, यानी कम लगेगा घर्षण। तीसरे में ये जो चलने वाली सतह है ये तो इतनी ज़्यादा खुरदरी नहीं है, लेकिन जो फर्श है ये खुरदरा है, ये उबड़ खाबड़ है, तो इसमें घर्षण अधिक लगेगा। और ये देखिए, दोनों ही उबड़ खाबड़ हैं, तो सबसे अधिक घर्षण इसमें लगेगा। गतिविधि 1 है, इसमें एक टेबल लेंगे, 2 ईंट के टुकड़े लेंगे, पेंसिल बॉक्स लेंगे, सरसों का तेल लेंगे, जूट के कपड़े की एक चादर लेंगे और एक स्टॉप वॉच लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मेज है इसके पाए के नीचे ये 2 ईंटें लगा दी हैं और ये एक पेंसिल बॉक्स रख दिया है। अब हम इस पेंसिल बॉक्स को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ तक जब ये पेंसिल बॉक्स आती है तो टाइम नोट करेंगे। ऊपर दिए गए चित्र की तरह एक टेबल को ईंट की मदद से टिका दो। अब एक पेंसिल बॉक्स को ऊपर से बिना धक्का दिए सरका दो। अब एक स्टॉप वॉच की मदद से उस टेबल के अगले छोर तक पहुंचने का समय नोट करो। तो ये जब ये पेंसिल बॉक्स यहाँ से यहाँ तक आता है तो हमें टाइम नोट करना है हर स्थिति में। अब टेबल के ऊपर एक जूट के कपड़े की चादर डाल दो। पहले इस टेबल के ऊपर एक जूट के कपड़े की चादर डाल देंगे, बिछा देंगे, और फिर इस पेंसिल बॉक्स को रखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ तक कितनी देर में ये पेंसिल बॉक्स पहुँचता है। हम समय नोट करेंगे और उसके बाद ये प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे। हम इस पेंसिल बॉक्स पर खुरदरा कागज़ लपेट देंगे और फिर इस पेंसिल बॉक्स को यहाँ पर रख देंगे और देखेंगे कि यहाँ तक आने में कितना समय लगता है। फिर प्रक्रिया को दोहराएंगे और समय नोट करेंगे। आखिर में टेबल पर सरसों का तेल डाल देंगे और फिर पेंसिल बॉक्स को देखेंगे कि ये कितनी देर में यहाँ पर पहुँचता है। तो देखिए, केवल टेबल पर रख देते हैं तो 18 सेकंड में ये यहाँ से ये यहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद टेबल के ऊपर अगर जूट का कपड़ा बिछा दिया जाता है तो 10 मिनट में पहुँचता है, क्योंकि जूट का कपड़ा जो होता है उसमें अनियमितताएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वो खुरदरा होता है, तो उसमें अनियमितता काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उससे घर्षण बल बढ़ जाता है। घर्षण बल बढ़ जाता है तो धीरे धीरे दूरी ये तय करता है और काफ़ी समय लग जाता है। पेंसिल बॉक्स के ऊपर जब कागज़ लपेट देते हैं तो 5 मिनट में ये पहुंचता है, क्योंकि जूट के कपड़े में अनियमितता ज़्यादा होती है और कागज़ में कम होती हैं, इसलिए इसमें समय थोड़ा सा कम लगेगा। टेबल के ऊपर अगर तेल बिखेर देंगे और फिर पेंसिल बॉक्स को रखेंगे तो वो तो फिसल जाएगी, तो काफ़ी कम समय में वो इस छोर से यहाँ तक पहुँच जाएगी, क्योंकि इस केस में चिकनापन बढ़ जाता है और घर्षण बल बिल्कुल ही कम हो जाता है, इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक आने में समय बहुत ही कम लेगी। तो ये जो समय इसने लिया है ये यहाँ पर लिख दिया है। आप इस एक्टिविटी को करके देखें और जो समय आप नोट करते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं।
अब बताओ किस स्थिति में पेंसिल बॉक्स को नीचे आने में सबसे ज़्यादा समय लगा। जूट के कपड़े की चादर बिछाने पर पेंसिल बॉक्स को समय ज़्यादा लगा। इस स्थिति में चादर में अनियमितताओं के कारण खुरदरापन बढ़ जाता है और घर्षण भी बढ़ जाता है, इसलिए समय ज़्यादा लगता है। किस स्थिति में पेंसिल बॉक्स को नीचे आने में सबसे कम समय लगा। टेबल पर तेल लगाने से चिकनापन बढ़ेगा और घर्षण घट जाता है, तो इसमें सबसे कम समय लगेगा। पेंसिल बॉक्स के ऊपर एक खुरदरी कागज़ लपेट के सरकाने से क्या अंतर दिखाई देता है। पेंसिल बॉक्स को अगर ऐसे ही हम सरकाएंगे तो जल्दी सरक जाती है, और इसके ऊपर खुरदरा कागज़ लपेटेंगे फिर उसको सरकाएंगे तो उससे घर्षण बढ़ जाता है और दूरी तय करने में समय अधिक लगता है। क्या आप यह सोचकर बता सकते हैं कि सतह खुरदरी होने पर घर्षण क्यों बढ़ जाता है। देखिए, दो सतहें जो खुरदरी होती हैं उनमें ये अनियमितताएं होती हैं, और ये जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो ये जो अनियमितताएं एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं, इससे घर्षण बढ़ जाता है। दो सतहों में अनियमितताओं के बढ़ने से घर्षण बढ़ जाता है। दोनों की अनियमितताएं एक दूसरे में धंस जाती है और घर्षण बढ़ जाता है। गतिविधि 2 है, एक टेबल, एक रुमाल और एक मोटी सी किताब। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रुमाल रख देंगे और इसको रुमाल को एकदम खींचेंगे तो हम देखेंगे कि कितना बल लगाना पड़ेगा। फिर इस रुमाल के ऊपर एक किताब रख देंगे, फिर हम उसको खींचेंगे तो हम यह नोट करेंगे कि इस वाले केस में हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ा, क्योंकि इसमें रुमाल के ऊपर ये पुस्तक रखती है और इसका भार बढ़ जाता है। जब किसी चीज़ का वजन बढ़ता है यानी भार बढ़ता है तो दोनों पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे में धंस जाती हैं और उससे घर्षण बल बढ़ जाता है। पहले टेबल पर रुमाल को रखिए और इसको खींचो। क्या तुम्हें रुमाल को खींचने में कोई दिक्कत आई? नहीं। अब रुमाल के ऊपर एक मोटी सी किताब रख दो। इस बार रुमाल को खींचने पर क्या हुआ? पहले से अधिक बल लगाना पड़ा। क्या तुम बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि किसी वस्तु का भार बढ़ने से घर्षण में वृद्धि होती है। पुस्तक रखने से रुमाल पर भार बढ़ जाता है। पुस्तक रखने से रुमाल के ऊपर भार बढ़ जाता है और उसको खींचने में बल अधिक लगाना पड़ता है। स्केट्स पर चलना सीख रही सुनीता बार बार गिर जाती है। क्या तुम इसका कारण समझा सकते हो? ये सुनीता है, देखिए, स्केट्स सीख रही है लेकिन ये बार बार गिर जाती है। स्केट्स में पहिए लगे होने से लौटने घर्षण होता है, जो कि कम होता है। लौटने घर्षण काफ़ी कम होता है। इससे पैर स्केट्स के साथ तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं और शरीर जड़त्व के कारण पीछे रह जाता है, इसलिए वह गिर जाती है। लौटने घर्षण बहुत कम होता है इसमें। ये जो पहिए लगे होते हैं इनमें लौटने घर्षण होता है, ये बहुत कम होता है और ये फर्श पर अच्छी मजबूत पकड़ नहीं कर पाते, इसलिए ये गिर जाती है। क्या तुमने कभी पैरा जंपिंग देखी है? ये देखिए, पैरा जंपिंग अगर किसी ने देखी तो हाँ लिख सकते हैं यहाँ पर, और नहीं देखी तो नहीं लिख सकती। ये पैरा जंपिंग है। इसमें क्या होता है, एक आदमी यहाँ खड़ा हो जाता है और पीछे एक आदमी इसको हवा में ऐसे धक्का मार देता है और उसके साथ ऐसा पैराशूट भी बांध दिया जाता है। फिर थोड़ी नीचे जाकर पैराशूट को ऐसे खोल दिया जाता है और ये आदमी हवा में उड़ता रहता है। हवाई जहाज़ से कूदने के काफ़ी देर बाद पैराशूट खोला जाता है। क्या तुम इसका कारण बता सकते हो? जब पैराशूट खोला जाता है तो यह हवा में प्रतिरोध पैदा करता है, मतलब घर्षण अधिक होता है, तो उसको पैराशूट को कुछ देर बाद खोला जाता है। घर्षण को कम करने के लिए कुछ देर बाद पैराशूट को खोला जाता है। पैराजंपिंग और स्केटिंग के खेलों में तो हमने घर्षण की दखलंदाजी देख ली, और कौन कौन से खेलों में तुम्हें घर्षण का प्रभाव दिखाई देता है? कार रेस में कार के पहिए और सड़क के बीच में घर्षण होता है। दौड़ लगाते समय कई बार खिलाड़ी गिर भी जाते हैं, उसमें घर्षण कम हो जाता है और इसको बढ़ाने के लिए स्पाइक्स पहनाए जाते हैं। तैराकी लिख लेते हैं। तैराकी में भी घर्षण जो होता है वो काफ़ी लगता है। जो तैराक होते हैं वो पानी में तैरते हैं तो पानी का घर्षण बल उनको तैरने से रोकता है। तो इस तरह से बहुत सारे खेल होते हैं जिनमें घर्षण का प्रभाव दिखाई देता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। आपस में चर्चा करके बताओ कि ऐसा क्यों होता है। रुकी हुई वस्तु से अनियमितताएं फर्श की अनियमितताओं में धसी होती हैं और चलने पर उन्हें धंसने का समय नहीं मिल पाता। देखिए, जब वस्तु रखी रहती है ऐसे ही, तो वस्तु जिस पर रखी रहती है जिस सतह पर, उसमें और वस्तु के बीच में स्थैतिक घर्षण होता है। लेकिन वस्तु अगर चलती है, चल रही है, तो उस दौरान घर्षण कम हो जाता है, तो उसमें सर्पी घर्षण होता है। और सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्योंकि रुकी हुई वस्तु जो होती है उसमें जो अनियमितताएं होती हैं वो, और जो सतह होती है दूसरी, उसमें अनियमितता जो होती हैं वो एक दूसरे में अच्छी तरह से धंस जाती हैं। और जब वस्तु चलती है तो इन अनियमितताओं को एक दूसरे में धंसने का समय नहीं मिल पाता, तो इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है।
अपने आसपास होने वाली गतिविधियों की सूची बनाओ जिसमें घर्षण होता है, जैसे गाड़ियों और मशीनों के पुर्जों में घर्षण होता है, जूतों व टायरों में होता है, ब्रेक लगाते हैं ब्रेक में होता है, ब्रेकर्स जो बनाते हैं उनमें होता है, उनसे भी घर्षण बढ़ता है, खुरदरे फर्श में भी घर्षण होता है, मिट्टी में या सड़क पर इनमें भी घर्षण होता है। प्रश्न 11 है, इन्हें घर्षण के प्रभाव के आधार पर छांटो। हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं? वस्तुएं घिस जाती हैं और घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा की भी हानि होती है, पैसे भी खर्च होते हैं। और लाभदायक प्रभाव जैसे घर्षण से चलने में सहायता मिलती है, लिखने में, गाड़ियाँ चलाने में या भवन निर्माण में या कैरम वगैरह खेलने में भी इसका लाभदायक प्रभाव होता है। प्रश्न 12 है, घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इस कथन को सिद्ध करने के लिए तुम क्या उदाहरण बताओगे? जब हम हथेलियों को रगड़ते हैं तो गर्म हो जाती हैं, इससे देखिए ऊष्मा उत्पन्न होती है जब हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं। मशीनों के पुर्जे आपस में रगड़ खाते हैं तो वे भी गर्म हो जाते हैं। मिक्सर ग्राइंडर वगैरह चलाने पर वो भी गर्म हो जाते हैं। तो इन उदाहरणों से ये सिद्ध हो जाता है कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। नीचे बहुत सारी गतिविधियाँ लिख रखी हैं, तो इनमें से कौन सी गतिविधि में घर्षण को बढ़ाना है और कौन सी में घर्षण को घटाना है। हर गतिविधि के लिए यह भी लिखो कि उसमें घर्षण को कैसे घटाया या बढ़ाया है। तो देखिए पहला है जैसे जूते में खांचे बना दिए जाते हैं घर्षण बढ़ाने के लिए, और कार के टायर में भी बना दिए जाते हैं। साइकिल के जो ब्रेक होते हैं, साइकिल के ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक लीवर को दबा दिया जाता है तो साइकिल के ब्रेक लग जाते हैं और घर्षण बढ़ जाता है। कबड्डी के खिलाड़ी अच्छी पकड़ करने के लिए मिट्टी जो होती है वो अपने हाथों पर लगाते हैं जिससे घर्षण बढ़ जाता है। और कैरम खेलते हैं तो कैरम बोर्ड पर घर्षण बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए पाउडर छिड़का जाता है। मशीन की गतिशील पुर्जे जो होते हैं उनमें आपस में घर्षण बढ़ जाता है तो उसमें ग्रीस वगैरह लगा दी जाती है जिससे घर्षण कम हो जाता है। जिम्नास्ट जो होते हैं वो अच्छी पकड़ के लिए एक अपने हाथों पर रुक्ष पदार्थ लगाते हैं तो इससे घर्षण बढ़ जाता है। और दरवाज़ों के जो कब्जे होते हैं उनमें भी तेल या ग्रीस वगैरह लगा दी जाती है जिससे घर्षण कम किया जाता है। तो घर्षण बढ़ाने वाली गतिविधियाँ हमने ये लिख दी हैं और घर्षण कम करने की वाली गतिविधियाँ ये लिख दी हैं। और कैसे बढ़ाया जाता है जैसे ये मैंने बता दिया था, ये यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ से आप देख कर लिख सकते हैं। और कैसे घटाया जाता है ये भी यहाँ पर लिख दिया, ये इन दोनों में आ जाएगा। ये अपनी पाठ्यपुस्तक की चित्र 12.13 के आधार पर बताओ कि एक स्नेक किस प्रकार घर्षण घटाने में सहायता करता है। तो देखिए ये चित्र है, इसमें एक ये सतह है ऊपर वाली और एक नीचे वाली सतह है, इसके बीच में यहाँ पर ये चिकना पदार्थ लगा दिया जाता है। तो ये चिकना पदार्थ देखिए इन अनियमितताओं में ऐसे घुस जाता है, इनमें ऐसे, और ये सतह चिकनी हो जाती है। यहाँ पर स्नेहक से दोनों सतहों के बीच में एक पतली सी परत बन जाती है जिससे गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे से रगड़ नहीं खा पाते और इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन और अंतःपाषण दूर हो जाता है और घर्षण कम हो जाता है। देखिए यहाँ पर बीच में चिकनाई आ गई तो इनमें इतनी रगड़ नहीं खा पाते, तो ये आपस में रगड़ नहीं खा पाते और घर्षण कम हो जाता है। क्या घर्षण को शून्य किया जा सकता है? अपने साथियों व शिक्षक से चर्चा करो। नहीं, कोई भी पृष्ठ ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से चिकना होता है, इसलिए घर्षण को बिल्कुल भी कम नहीं किया जा सकता। सभी पृष्ठों में कुछ न कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं, इसलिए हम लिखेंगे नहीं, घर्षण को कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता। गतिविधि 4 में देखिए ये एक रोलर है, जैसे ये अटैची है, इसके नीचे पहिए लगे हैं, तो इसको ऐसे उल्टा खींचते हैं एक बार और एक बार ऐसे खींचते हैं। तो आसान किस में होगा खींचना? इसमें आसान होगा खींचना। तो किस कार्य में जोर ज़्यादा लगता है और इसमें ज़्यादा लगता है जोर? अटैची को उल्टा खींचने में ज़्यादा जोर लगता है क्योंकि इसमें सर्प ही नहीं आएगा, यहाँ पर स्थैतिक आएगा। स्थैतिक घर्षण है क्योंकि जब कोई वस्तु ऐसे ही पड़ी रहती है और उसको खींचा जाता है तो वो स्थैतिक घर्षण होता है। यहाँ पर ये अटैची ऐसे ही पड़ी थी, कोई चल थोड़ी रही है, ये इसको ऐसे ही रखी थी तो तब खींचा गया, तो इसमें स्थैतिक घर्षण आएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसमें स्थैतिक घर्षण होता है। और बी में, ये जो बी है ये वाला, इसमें लोटनिक घर्षण है। और क्योंकि स्थैतिक घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है, इसलिए इसमें हमें पहले वाले में ए में हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। बी है, रोलर का संपर्क क्षेत्र फर्श पर कम है इसलिए घर्षण भी कम है।
इसलिए किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने की तुलना में लोटन करना आसान होता है। क्या तुम ऐसे कुछ और उदाहरण लिख सकते हो? देखिए, मान लीजिए ये जो अटैची थी, इसको अगर खींचते हैं तो ये पूरा यहाँ टच में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ पहिए टच में आ रहे हैं, तो ये जो संपर्क क्षेत्र इसमें कम होता है। लौटने की गति जो होती है उसमें संपर्क क्षेत्र काफ़ी कम होता है, इसलिए ये घर्षण भी कम होता है। तो छत के पंखों में बॉल बेयरिंग लगता है, साइकिल की धुरी में भी लगता है। इस बॉल बेयरिंग के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है और लौटने घर्षण में बदल जाता है, तो इससे घर्षण कम हो जाता है। और गाड़ियों के पहियों में भी लौटने घर्षण का उपयोग होता है, उसमें भी घर्षण कम हो जाता है। चित्र सतह की सहायता से समझाओ कि बॉल बेयरिंग क्या होता है। ये देखिए, ये ऐसे होता है, बाहर लोहा लगा होता है और यहाँ पर ये गोल गोल गोलियाँ सी लगी होती हैं। ये यहाँ पर धुरी होती है। जब ये पहिया घूमता है तो ये गोलियाँ हैं, ये आपस में भी ऐसे एक दूसरे से के ऊपर ऐसे घूमते हैं गोल गोल। तो ये जो सर्पी घर्षण है वो लौटने घर्षण में बदल जाता है। तो इसलिए ये लौटने घर्षण हम जानते कम होता है, तो सर्पी घर्षण से लौटने घर्षण कम होता है। और ये बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करने से जो सर्पी घर्षण है वो लौटने घर्षण में बदल जाएगा, इसलिए घर्षण कम हो जाता है। बॉल बेयरिंग इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है? इससे घर्षण कम होता है, समय की भी बचत होती है क्योंकि इससे कार्य जल्दी हो जाता है, और ऊर्जा की भी बचत होती है, ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता और ऊष्मा भी कम उत्पन्न होती है, इससे ऊर्जा की बचत हो जाती है। बॉल बेयरिंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? छत के पंखों में, साइकिलों की धुरी में या मोटरों में? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तरल घर्षण किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? वस्तु की गति पर, वस्तु की आकृति पर और तरल की प्रकृति पर। तरल जो होते हैं ना, जो पानी वगैरह जो होता है या फिर वायु जो होती है, उसमें कोई भी अगर मूवमेंट होती है, कोई भी अगर गति करता है तो वस्तु की गति कितनी है? अगर वस्तु की गति ज़्यादा होगी तो घर्षण भी ज़्यादा होगा। वस्तु की आकृति कैसी है? अगर आकृति ऐसी है चौड़ी तो घर्षण भी ज़्यादा लगेगा, और तरल अगर गाढ़ा है तो उसमें भी घर्षण ज़्यादा लगता है। जब भी किसी वस्तु को तरल में गति करनी होती है तो उसे अपने ऊपर लगने वाले घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा का क्षय होता है। हम इस घर्षण को कैसे कम करते हैं? तो जब भी, जैसे ये मान लीजिए ये तरल में गति करनी इस वस्तु को, तो काफ़ी ऊर्जा का क्षय होता है और इससे घर्षण भी काफ़ी लगता है। तो इन वस्तुओं को विशेष आकृति दी जाती है, इसको पैनी कर दिया जाता है, आगे से ऐसा पैना बना दिया जाता है। तो वस्तुओं को विशेष आकृति दी जाती है, जैसे नाव की आकृति और मछली जैसी बनाकर। जैसे नाव जो होती है उसको इस तरह से बना दिया जाता है, ये आगे से पतली और पीछे से भी पतली और बीच में से मोटी। तो जिस तरह से मछलियों की आकृति ऐसी होती है, आगे से पतली और बीच में से मोटी और पीछे से पतली, तो इसको बोलते हैं धारा रेखीय आकृति। इसलिए वस्तुओं की आकृति धारा रेखीय बना दी जाती है, जिससे कि वस्तुएं अगर तरल में गति करती हैं तो उस पर घर्षण बल कम हो जाता है। एक वायुयान और एक उड़ते हुए पक्षी का चित्र बनाओ। अब इन दोनों की आकृति में क्या समानताएं हैं बताओ। ये देखिए वायुयान का चित्र है और ये पक्षी का चित्र है। यहाँ पर देखिए ये पक्षी, यहाँ पर ये पतला है यहाँ से, और यहाँ से भी पतला है, बीच में से मोटा है। यहाँ से ये पतला है और यहाँ से भी ये पतली है, और ये बीच में से यहाँ से देखिए मोटी है, ये चौड़ी है। तो इस तरह से देखिए पक्षी की जैसी ये आकृति वायुयान की बनाई गई है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है, ये जो वायुयान का डिज़ाइन है, ये पक्षी से ही नकल की गई है, क्योंकि पक्षियों की आकृति नेचुरल है, प्राकृतिक है, इनको वायु में उड़ना होता है, तो इसलिए इसकी आकृति धारा रेखीय बनाई गई है। और इसी तरह से वायुयान को भी हवा में उड़ना होता है, तो इसकी आकृति भी धारा रेखीय बनाई गई है। दोनों ही समान आकृति की हैं, जो कि आगे और पीछे से पतली व बीच में से मोटी होती हैं। इन्हें धारा रेखीय कहा जाता है। धारा रेखीय आकृति। वायुयान को पक्षी के आकार का क्यों बनाते हैं? वायु द्वारा लगने वाले कर्षण को कम करने के लिए इसको वायुयान को पक्षी के आकार का बनाया जाता है। इससे ऊर्जा का क्षय भी कम होता है और घर्षण भी कम लगता है। देखिए जो तरल होते हैं, मतलब वायु या फिर द्रव जो होते हैं, उनमें जो घर्षण लगता है उसको कर्षण भी बोला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कर्षण लिख दिया है। तो यहाँ तक ये कार्य पुस्तिका का पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।